जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की यह सीरीज। और यह मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज का चौथा लेक्चर है और चौथा पार्ट है। और अगर हम लेक्चर की बात करेंगे तो यह लेक्चर नंबर 26 है। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, और यह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का चौथा चैप्टर या चौथा पार्ट है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है साथियों, चलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियोस के लिंक को शेयर नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाइए और हमारे इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्ति या स्टूडेंट्स तक यह सीरीज पहुंच सके और वह अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, एमपी जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जुड़े हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार के साथ और अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट्स है वो कुछ इस प्रकार है कि मिलता तो बहुत कुछ है जीवन में, पर गिनती उसी की होती है जो हासिल नहीं होता है। तो यानी कि हमें हमारे जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती है, लेकिन हम केवल उस चीज के लिए रोते रहते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी उसके अलावा भी हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राप्त हो चुकी है, लेकिन हम उस चीज की अहमियत को ना समझते हुए उस चीज के लिए रोते हैं जो हमें जीवन में मिली नहीं, और उसी चीज के लिए हम दुखी रहते हैं। तो जीवन में जो मिला है उसके साथ जीना सीखें और खुश रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते रहें। चलिए, हम देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन में हमने क्या पढ़ लिया? तो मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया, मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ लिए, मध्य प्रदेश की मिट्टियां पढ़ ली, मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ ली, मध्य प्रदेश की ऋतुएं पढ़ ली, और हमने मध्य प्रदेश की जनगणना का टॉपिक भी पढ़ लिया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने जातीय जनगणना वाला टॉपिक भी पढ़ लिया है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का यह पार्ट नंबर 4 है। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी कि अगर ये वाला शेडेड एरिया आप लोगों को दिख रहा है तो इस एरिया में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है हमारा? तो याद रखिएगा, इस एरिया में हमारा पड़ता है कान्हा किसली नेशनल पार्क। और इसके बाद हमने जो दूसरा नेशनल पार्क पढ़ा हमारा वह था पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में हमारा कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है? तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र में हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तीसरा हमने पढ़ा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, यह नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। ठीक है, वैसे तो परीक्षा वाला नर्मदापुरम जिला ही देगा, लेकिन अगर गलती से होशंगाबाद दे देता है तो हमें होशंगाबाद के ऊपर भी जाना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ लिया था हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा यह उमरिया जिले में स्थित है। चलिए इसके बाद में हमने कौन सा पढ़ लिया था, तो इसके बाद में हमने पढ़ लिया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसे हमने पढ़ लिया था छतरपुर और पन्ना जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए और इसके बाद में हमने हमारा अंतिम और छठा राष्ट्रीय उद्यान जो पढ़ा था वो कौन सा था, तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। ठीक है, और अब हम इसके आगे के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो हमने कल पढ़े थे उनका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यह छतरपुर पन्ना जिले के अंतर्गत आते हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। ठीक है, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1994-95 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 543 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 543 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के साथ की जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि केन नदी को इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की क्या कहा गई, जीवन रेखा कहा गई। ठीक है, और फिर हमने देखा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही हमें केन घड़ियाल अभ्यारण्य देखने को मिलता है, जहां पर हम मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर जंगली भैंसे का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कौन सा है, तो हमने देखा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। इसके बाद हमने वत्सला हथनी के बारे में देखा और हम देखते हैं कि यह विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी है और इसकी जो एज है वह 100 वर्षों से अधिक की एज है, यानी कि यह विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी है। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि यह 2018 में इसे पन्ना विधानसभा चुनाव का जो आइकॉन है, चुनाव आइकॉन, यह बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमने हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में देखा। इसके अलावा हमने देखा कि वर्ष 2011 में इसे मध्य प्रदेश का तीसरा और भारत का 18वां जैव आरक्षित या बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। वहीं पर इसे 2020 में यूनेस्को द्वारा भी जैव आरक्षित क्षेत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर हमने देखा था कि यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से खजुराहो से विमान सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। ठीक है, फिर हमने देखा 2017 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसके द्वारा दिया गया था, तो ट्रिप एडवाइजरी वेबसाइट के द्वारा। फिर हमने देखा था कि केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण कौन सा क्षेत्र डूब में आ गया है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र डूब में आ गया है। फिर हमने देखा था कि आंवला जिले के रूप में हम किसे जानते हैं, तो हमने इसका भी आंसर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को हमने पढ़ा था, या पन्ना जिले में क्या उगाया जाता है, तो सर्वाधिक आंवला उगाया जाता है। फिर 2018 में हमने कार्बन आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक के द्वारा गिद्धों की जनगणना यहाँ पर हमने कर ली थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात भी स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने 5वां राष्ट्रीय उद्यान देखा था हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना की बात की थी हमने, तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। और फिर हमने देखा था कि यह आजादी से पहले सिंधिया महाराजाओं का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र हुआ करता था। फिर हमने देखा था कि अकबर ने इस माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से क्या मंगवाए थे, तो हाथी मंगवाए थे, और इसका वर्णन हमें आईने अकबरी पुस्तक में देखने को मिलता है। फिर हमने देखा इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हमें तात्याटोपे और सुरभला कीगर की समाधि देखने को मिलती है। फिर हमने देखा कि 1911 में जीवाजीराव सिंधिया ने जॉर्ज कैसल भवन बनाया था, जो किसके सम्मान में बनवाया था, तो हमने देखा था जॉर्ज
पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में इसे बनवाया गया था। ठीक है, फिर हमने इसके बाद में क्या देखा था, तो देखिए इसके बाद हमने देखा था कि मनिहारी नदी पर सांख्य सागर और जाधव सागर दो कृत्रिम झील है, जिसमें से सांख्य सागर झील पर क्या की जाती है, मगरमच्छ सफारी की जाती है। और इसी सांख्य सागर को हमने कौन सा स्थल घोषित किया था, तो इसे हमने रामसर स्थल के रूप में इसे हमने घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे हमने क्या देखा था, तो आगे हमने देखा था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये किस जिले में पड़ता है, तो यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। फिर इसमें हमने देखा कि इसकी स्थापना वर्ष 1968 क्या था, 1968, यहां लिख देता हूं मैं 1968। ठीक है, 1968 में किया गया था, और इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और किस पर्वतमाला का भाग है यह, तो यह विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व कितना, एक बाघ प्रति 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, और इसी कारण से इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान से की जाती है। फिर हमने देखा कि यह राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, और इसी के कारण इसे लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वन क्षेत्र में 1914-15 में रीवा के तत्कालिक महाराजा वेंकट रमन सिंह ने क्या देखा था, तो इन्होंने सफेद बाघ देखा था। ठीक है, क्या देखा था, सफेद बाघ देखा था। और 1951 में तत्कालिक महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था। किसको पकड़ा था, मोहन को पकड़ा था। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की शुरुआत की गई थी 2016 में, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी है। यहीं पर हम देखते हैं कि इसी क्षेत्र में बघेल संग्रहालय देखने को मिलता है, जहां पर सफेद बाघ मोहन और इसके अलावा अन्य बाघों की भी खाल यहाँ पर देखने को मिलती है। और मोहन के अलावा यहाँ पर हमें सीता, चार्जर, मोहिनी, बिट्टू, बमोड़ा और अन्य सफेद बाघ यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि सफेद बाघ जो नर बाघ है चार्जर, उसी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या बना दिया गया, चार्जर पॉइंट बना दिया गया। और नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन के कवर पेज पर किसका फोटो छपा है, तो सीता बाघिन का फोटो छपा है। और सर्वाधिक फोटो खिंचवाने का रिकॉर्ड भी किसके नाम पर है, तो सीता बाघिन के नाम पर है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। और इसी बांधवगढ़ के किले को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम भाई का किला, भाई का किला, भाई का किले के नाम से जानते हैं। और हमने देखा कि इस पर शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति है, जिनके चरणों से कौन सी नदी निकली है, चरणगंगा नदी निकलती है। तो यहां तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वह हमारा आज का 7वां राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, जिसे हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पर ये जब हम घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर मेन गेट जो बना हुआ है उसी पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत डिंडोरी और मंडला जिले में पाया जाता है। मुख्यतः यह डिंडोरी जिले में है, मंडला में भी नहीं है, यह मुख्यतः डिंडोरी में है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। और इसी कारण से यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो वह था कान्हा किसली। कौन सा था, कान्हा किसली। ठीक है, कान्हा किसली सबसे बड़ा था 940 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा कौन सा है, तो याद रखिएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, जो कि 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यह राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। चलिए हम मैप में देख लेते हैं कि मैप क्या बताता है हमें। तो देखिए सॉरी, देखिए ये वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह हमारा फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, या इसे ही हम घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो यह राष्ट्रीय उद्यान हमारा किन दो राष्ट्रीय उद्यानों के मध्य में है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं कि यह हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो हमने ये बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वहां पर टोटल 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हैं। और इन दोनों में से प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में पौम जीवाश्म, इसके बाद में हम देखते हैं डायनासोर के अंडों के जीवाश्म और नीलगिरी के जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और याद रखिएगा जो नीलगिरी के जीवाश्म हैं इन्हें दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद तो ये हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान समाप्त हो गया। इसमें हमने क्या देखा कि इसकी स्थापना 1983 में की गई। कहां पर स्थित है, तो यह डिंडोरी में स्थित है। किन दो राष्ट्रीय उद्यानों के मध्य में, बांधवगढ़ और कान्हा किसली के मध्य में। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस जीवाश्म से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जो डायनासोर के जीवाश्म है, नीलगिरी के जीवाश्म है, यह हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए दूसरा जो हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम पढ़ लेते हैं। तो उसका नाम क्या है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह किस जिले के अंतर्गत आता है, तो धार जिले के अंतर्गत आता है। देखिए इस चित्र में भी प्रश्न पूछा गया है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यह धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब धार में जाइएगा तो बाघ नदी के किनारे पर यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई और यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 89 वर्ग किलोमीटर, या हम इसको मोटे मोटे तौर पर 90 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। और यह किन नदियों के किनारे पर है, तो यह बाघ और जोबट नदियों के किनारे पर हमें देखने को मिलता है। किस जिले में, धार जिले में। और जीवाश्म की बात की जाए तो यह वर्ष 2015 में 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म भी हमें कहां पर मिले हैं। तो डायनासोर के जीवाश्म मिलने के कारण ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हमने वर्ष 2010 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रख दिया था। ठीक है, तो इसमें से पूछे जाने वाला सवाल क्या है, तो इसमें से केवल इतना ही सवाल पूछा जा सकता है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, धार जिले में स्थित है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और हमें घुघुआ आंसर ऑप्शन ना देते हुए हमें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का ऑप्शन दे दे और बाकी 3 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दे दे, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है इतनी बातें, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वह है पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान।
और इस पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना श्योपुर जिले में की गई। चलिए मैं पहले आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। और ये हमारा मैप है और इस मैप में हमारी ये जो श्योपुर जिला है, इस श्योपुर जिले के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है? तो यह पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में देखने को मिलता है। वहीं हमने जो अभी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखा था वह यहाँ धार जिले में स्थित है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक पीपीटी के अंतर्गत हमने एक नया प्रयोग किया है जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2018 को की गई थी। यानी कि हमारा यह नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल है 413 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 785 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, लेकिन यह पहले अभ्यारण्य भी था और यह जो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है वह 413 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसे एशियाई बब्बर शेर जो कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, वह उन्हें पुनर्वासित करने के लिए हमने किस राष्ट्रीय उद्यान को चुना था? तो हमने पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान को इसके लिए चुना था। ठीक है, और चूंकि कुनो नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, इसी कारण से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही हमने क्या रख दिया? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस राष्ट्रीय उद्यान में भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को पुनर्स्थापित करने की परियोजना के लिए इसे हमने चुना था। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर अफ्रीका से अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर हम चीते बसाएंगे। इस कारण से हमने सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते और फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाकर बसाए थे। चलिए अब आपको दिखाता हूं कि हमने आप लोगों के लिए क्या प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए, भारत के पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता, धीरा और आशा तथा 3 शावकों को एक बड़े बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया। ठीक है, तो आज हमने एक वीडियो क्लिप भी इसमें हमने शामिल की है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जब हमारे यहाँ पर चीते छोड़े गए थे तो उस समय किस तरह से चीते छोड़े गए थे। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारे थे और उस समय पर इन्होंने उनके जन्म दिवस पर ही शायद 7 सितंबर वह डेट थी जब 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए तो यह हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन आज चूंकि हम यह चैप्टर खत्म करेंगे तो हम इसके आगे भी इसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये गांधी काट दीजिएगा। ठीक है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा यह सीधी और सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। चलिए इसको मैप में भी समझ लेते हैं कि मैप में यह कौन सी जगह पर है। ठीक है, देखिए ये यहाँ सीधी सिंगरौली जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर ये हम देखें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है और ये जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है यह इसका कुछ भाग कहाँ पर चला गया है? तो इसका कुछ भाग हमें छत्तीसगढ़ में भी चला गया है। चलिए तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं और बाकी की बातें भी हम वहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम? एक मिनट रुकिएगा। चलिए यहाँ पर तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। फिर हमने देखा था कि इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और 2008 में इसे हमने
प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया था। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 467 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब उस समय पर यह हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था और इसका क्षेत्रफल लगभग 1938 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन क्या है कि इसका अधिकांश हिस्सा हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया और छत्तीसगढ़ राज्य में ही यह राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास, क्या नाम है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इस नाम से वह छत्तीसगढ़ में यह जाना जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत ही हमें सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान से सोन, गोपद और बनास कितनी नदियां हैं? 3 नदियां। सोन, गोपद और बनास ये नदियां संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ठीक है, और याद रखिएगा पिछली पीएससी की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि साल के वृक्ष मध्य प्रदेश की किस दिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाला इलाका था। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो यह पूर्व में ना कहलाकर उत्तर पूर्व में कहलाएगा, लेकिन सर्वाधिक साल के वृक्ष यानी कि लगभग 80% साल के वृक्ष और 20% उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सॉरी, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। और इसी संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत एक पंखोरा क्षेत्र पड़ता है और इसी क्षेत्र में सफेद बाघ मोहन का जन्म भी माना जाता है। और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे अधिक संख्या में कौन सा जीव पाया जाता है? तो यह चीतल है। और चीतल सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान की ओर चलते हैं और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं हमारे मैप में। तो यह भोपाल में स्थित है इस जगह पर। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे राजधानी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1979 के में इसकी स्थापना की जाती है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 4.48 वर्ग किलोमीटर है। और इसी कारण से यह हमारा प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा है? तो याद रखिएगा घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कौन सा है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर अगर रेप्टाइल पार्क की बात की जाए तो रेप्टाइल पार्क हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान था। रेप्टाइल यानी कि वह जीव जो रेंग कर चलते हैं उनके लिए पार्क बना है, जबकि सर्प के लिए, सांपों के लिए अलग से पार्क बनाया गया, वह कौन सा है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और इसे ISO द्वारा आधुनिक चिड़ियाघर का प्रमाण पत्र प्राप्त है, यानी कि इसे हम आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कल को प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम 2008 में जो वन्य जीव है उन्हें गोद लेने की परंपरा या योजना शुरू की गई। देखिए, गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको एडॉप्ट करके या इनको गोद लेकर अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर गोद लेने से मतलब इनका ये रहेगा कि जिस जीव को या जिस पशु को ये गोद लेते हैं तो उसका भरण पोषण
का जो कार्य है, जिसका जो खर्चा है, वह उस व्यक्ति के द्वारा उठाया जाएगा। तो क्या अभी तक किसी को गोद लिया गया है? चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक भोपाल के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक भोपाल, ठीक है, भोपाल के द्वारा यहाँ पर पन्ना बाग, देखिए हमने पन्ना बाग पढ़ा था और पन्ना बाग के चेहरे पर क्या लिखा हुआ था? बड़े बड़े अक्षरों में केट और पीएम, हमें ऐसा प्रतीत होता है जब हम उसको देखते हैं, तो ये दो शब्द इसके चेहरे पर लिखे हुए हमें प्रतीत होते हैं। वहीं पर दूसरी बागिन है जिसका नाम है रिद्धि बागिन। तो इन दोनों बाघों को गोद किसने लिया है? तो इन दोनों को गोद भारतीय स्टेट बैंक भोपाल द्वारा लिया गया है। और यहाँ का मुख्य आकर्षण भी क्या है? तो याद रखिएगा, पन्ना बाग है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें शुष्क और पर्णपाती विरल वनों का विस्तार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त रेस्क्यू सेंटर कहां पर बनाया गया है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में इसे बनाया गया है, ठीक। फिर अगर बात की जाए कि यह भोपाल में किस जगह पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह भोपाल में, भोपाल के बीचों बीच श्यामला हिल्स, याद रखिएगा यह श्यामला हिल्स जहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं, तो श्यामला हिल्स के पीछे बड़े तालाब के पास में यह स्थित है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के पास भोज, राजा भोज झील, या इसे ही हम बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, और इसी के पास में एक गेट है जिसे हम चीकू द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह राष्ट्रीय उद्यान वाला जो चैप्टर है वह समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को सभी राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन फटाफट बता देता हूं, फिर हम हमारे इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कितने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। तो याद रखिएगा हमने टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। पहला हमने पढ़ा पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर स्थित है? श्योपुर में है। दूसरा हमने कहां पढ़ा? माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल। चौथा हमने पढ़ा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, धार। पांचवा हमने क्या पढ़ा? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदापुरम। छठवां हमने क्या पढ़ा? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी, छिंदवाड़ा में। सातवां राष्ट्रीय उद्यान हमने क्या पढ़ लिया? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला हमने पढ़ लिया। इसके बाद आठवां राष्ट्रीय उद्यान हमने फॉसिल जीवाश्म, ऐसे ही हम घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को हमने पढ़ लिया, जो कि कहाँ स्थित है? तो डिंडोरी में स्थित है। फिर हमने देखा 9th नंबर पर हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया को देखा। 10th नंबर पर हमने जो देखा उसका नाम है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आजादी से जो कि मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था। और 11वां जो है हमारा, वह हमने पढ़ा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, छतरपुर पन्ना। तो आशा करता हूं आप सभी को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस की लिंक को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे